ओके सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर सीरीज। तो आज लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा जो फिजिक्स का क्लास 12 का सिलेबस है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी, आईएसएससी और अलग अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट है। तो अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप क्लास 12 में है, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और कोई भी स्टेट का अगर कोई अदर बोर्ड है, तो हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहेगी हमारी इसको कवर करने में। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम डेरिवेशन जो लिख रहे हैं उसमें हमें मार्क्स क्यों नहीं मिलते, और जो हम परफेक्ट तरीका जिस तरीके से अगर हम डेरिवेशन करें तो हमें पूरे मार्क्स मिले, हम वो तरीका भी ढूंढेंगे और उस तरीके से हम आंसर्स मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। और जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं इसके बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी तरीके का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फर्स्ट चैप्टर है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप किसी रिफ्रेशर को कंसिडर कर रहे हैं तो रिफ्रेशर में जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट ए है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अ, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, fields and potential due to these charges is called electrostatics और static electricity और frictional electricity। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ना दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, ठीक है, एक वर्ड है इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब है, लेट मी चेंज द कलर द इंक। इलेक्ट्रो का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और स्टैटिक का मतलब क्या है, एट रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को हम जनरल टर्म में चार्ज भी बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्जेस एट रेस्ट को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना। तो कोई भी अगर चार्ज है, जब वो रेस्ट पे होगा मतलब वो रुका हुआ होगा, तो वो कैसा बिहेव करेगा ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। आगे आने वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट पे नहीं है, चार्ज मोशन में है, लेकिन कांस्टेंट मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि चार्ज जब रेस्ट में है तो कैसे बिहेव करेगा, फर्स्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में कि जब चार्ज मूव करने लगेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा। उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज एक्सेलरेशन में मूव करेगा, मतलब मूव कर तो रहा है लेकिन यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, है ना, मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा था। लेकिन अभी जब सॉरी मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था क्योंकि यहाँ कांस्टेंट मोशन था, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन था। जब चार्ज एक्सेलरेशन में मूव करेगा तो कैसा बिहेव करेगा वही हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो फर्स्ट यूनिट में देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जब चार्ज रेस्ट पे है, जब चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, तो चार्ज एक रेस्ट पे है, मतलब एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इस एटम में जो चार्ज है ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तब वो कैसे बिहेव कर रहा है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। ठीक है, तो हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चार्जेस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर हम पढ़ेंगे चार्ज की जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या बोलता है, इसको हम ग्रेविटी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो कवर करते रहेंगे, मैं आपको बोलता रहूंगा कि इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको मार्क करती जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं, जो टॉपर्स जिस तरीके से आंसर लिखते हैं और उनको पूरे मार्क्स मिलते हैं ना, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, टॉपर्स की आंसर शीट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल पाए और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आप एक्सेल कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में एक्सेल करना है तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है।
और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। पीडीएफ में आपको साथ साथ प्रोवाइड करता रहूंगा इसकी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। चार्ज इज समथिंग possessed by material object that makes it possible for them to exert electrical forces and to respond to electrical forces, ठीक है। चार्ज क्या बोला है, किसी चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है, वो उसके अंदर ये चार्ज प्रेजेंट होगा और ये क्या करेगा, इट मेक्स पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, ठीक है। तो चार्ज एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, चार्ज एक ऐसी फिजिकल यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक बॉडी पोजेस करती है, जिसके कारण या तो किसी दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी या किसी बॉडी पे द्वारा लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज है, अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है, तो या तो किसी दूसरी चार्ज बॉडी का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी या फिर किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। इस बात को हम आगे आने वाले स्लाइड्स में और ढंग तरीके से समझेंगे, ठीक है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, हमें पता है क्या। देखो, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बॉडी में आते कहां से, हम ये समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जो एक एटम होता है ना, एक एटम है, एटम में क्या होता है, जो बीच में होता है प्रोटॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, ठीक है। तो हमें पता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, और अंदर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 2n² उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं शेल्स में, ठीक है। तो अगर क्या है, मान ले एक एटम ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एटम का, एक कार्बन के एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, अंदर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, और आउटर मोस्ट शेल जो होती है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा, अगर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम ले ले, कार्बन का अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम ले ले, तो अभी देखो ये जो एटम था ना, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो एटम शुरुआत में जो ग्राउंड स्टेट में होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। इसलिए हम एटम को न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उसके शेल्स में होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होता है। इसलिए जो एटम होता है वो एक न्यूट्रल एंटिटी है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम ले लेगा, तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, ये पूरा जो एटम हो गया, इसके अंदर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पूरा एटम क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी कार्बन से मिलकर बनी है, अगर ये बॉडी कार्बन से मिलकर बनी है और उसमें ऐसी हो गया कि जो इनके जो कार्बन के एटम्स हैं, इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला गया, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया, ठीक है। तो बॉडी के अंदर चार्ज एक्वायर ऐसी होता है कि अगर कोई अगर एटम किसी और से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर चार्ज आएगा। अब अगर ये कार्बन की बॉडी चार्ज हो गई, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अभी क्या करेगी, ये किसी दूसरी पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को रिपेल करेगी, है ना, उसको धक्का देगी, या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर ऐसी एक बॉडी और है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, मतलब इसको दूर धक्का देगी अपने से। तो हमने डेफिनेशन में यही बोला, क्या बोला, विच मेक्स फॉर देम पॉसिबल टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन ये कर रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इस बॉडी के अंदर चार्ज एक्वायर हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी चार्जेस की, जिसको मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये बेसिक आपका फंडामेंटल है। अगर ये क्लियर होगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम आगे अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है, अच्छा हाँ, तो चार्ज, ये एक डायग्राम है, इसकी मदद से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, आपने कभी बचपन में ऐसा किया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। कोई भी कॉम, कंघी जो सिर में जिससे हम बाल बनाते हैं, या फिर कोई रूलर जो स्केल हम यूज करते हैं, ठीक है, कोई स्केल, बचपन में यह काम बहुत किया करते थे। कोई स्केल हम लेंगे
बिट्स ऑफ पेपर लेंगे, कागज के टुकड़े, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस स्केल को ना सिर पे बहुत जोर से रगड़िए, बहुत जोर से रगड़िए। सिर पे ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, बस ड्राई हेयर्स हो और इसको बहुत जोर से रगड़िए स्केल को। अब क्या होगा, स्केल को जब आप सिर पे रगड़ेंगे ना, उसके बाद आप इन पेपर्स के पास जब इस स्केल को लाएंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, इस कंघी को स्केल के कंघी को पेपर्स के पास ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये पेपर्स इस कंघी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि पेपर क्या हो रहा है, इस कंघी के पास अपने आप ही यहाँ से उठ उठ कर कंघी में चिपक रहे हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने कंघी में को रगड़ा ना सिर पे, तो उसके अंदर चार्ज आ गया और पेपर के अंदर अपोजिट चार्ज था, तो क्या हुआ ये कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों का चार्जेस अपोजिट था, तो एक दूसरे को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंघी में सारे पेपर जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन थी, किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज एक्वायर हो जाए तो वो कैसा बिहेव करता है, उसको हमने इस एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है जिससे कि आपको और ढंग से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल आपकी सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, तो मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा इसी के साथ आपको एग्जाम्पल कवर कर लेता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये क्या है, देखो, ये है गोल्ड डीप इलेक्ट्रोस्कोप, इसको बोलते हैं गोल्ड डीप इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा दिया हुआ है गोल्ड डीप इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम इसी टॉपिक के साथ कवर कर लेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये रॉड है, ठीक है, ये चार्ज रॉड है। इस रॉड को हमने क्या किया, किसी कॉटन के क्लोथ से, किसी सिल्क के क्लोथ से रब किया, या फिर इसको हम अपने ड्राई हेयर्स में भी रब कर सकते हैं। तो ड्राई हेयर्स में उसको हिलाया, मतलब सिर पे लगा के रगड़ा ढंग से, या फिर किसी सिल्क के क्लोथ से भी इसको रगड़ सकते हैं। तो क्या होगा, इसके इस अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस स्पीकर को देख लेते हैं, ये क्या है, ग्लास जार है, ये कुछ नहीं है, एक ग्लास का जार है, ठीक है। जैसे कि हम घर में डब्बे यूज करते हैं, वो इसी तरीके का डब्बा है, इसको सील कर रखा है, ठीक है। और जो ये है ना, ये पूरा मेटल है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है, इसका ये भी पूरा मेटल है। अब क्या हो रहा है, देखो, अब जो ये दो लीव्स है ना, ये भी मेटल की हैं। ये समझ लीजिए कि जो हम किचन फॉइल यूज करते हैं, जो सिल्वर फॉइल यूज करते हैं हम किचन में, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, वही चीज है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉइल की मान लीजिए ये दो स्ट्रिप्स हैं, इसमें एक हुक टाइप का है, उस हुक के अंदर हमने ये दो स्ट्रिप्स लगा रखी हैं। ये एक हुक है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं एक जार है, ये एक जार बना लिया मैंने, एक ऐसा जार है, इसके अंदर ऐसा एक मेटल की वायर है, ऐसे हुक, ठीक है। इसको यहाँ पे सील कर दिया हमने इसको, और इस वायर को ऐसे निकाल दिया। इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम फॉइल के दो पीसेस ले, इतनी बड़े बड़े, उसमें एक छोटे छोटे छेद किया, और उन छेदों के अंदर इस हुक को फंसा दिया ना, तो ये ऐसे कुछ ऐसे दिखेंगे। एक पीस यहाँ लगा दिया और इसी के साथ साथ एक और पीस इसके साथ ऐसा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, ये जो दो दो पीस है, जब हम इस रॉड को ना, इस रॉड के अंदर चार्ज है, तो जैसे ही हम इस मेटल कॉन्टेक्ट में इस रॉड को टच करेंगे, जैसे हम इसको इसमें टच करेंगे, तो पता है क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल में जाएगा, इसके थ्रू ये चार्ज अंदर ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा, और इस इन फॉइल्स के पीसेस पे आ जाएगा। जब इन पीसेस पे चार्ज आया ना, तो क्या हुआ, दोनों फॉइल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज यहां से ट्रेवल करके अंदर अंदर इसके अंदर चला गया और दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दोनों में जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका क्या मतलब है कि ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा और ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब हमने इसको टच नहीं किया था रॉड को इसमें, तभी पहले ऐसे रहेंगे, लेकिन जैसे हम टच करेंगे तो आप देखोगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस एक जार चाहिए, एक कोई भी मेटल की वायर चाहिए, कोई भी मेटल, कॉपर, आयरन, कुछ भी हो, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल, इसको हुक बनाकर इसमें एल्यूमिनियम फॉइल दो छेद करके ऐसे लटका दीजिएगा, और इसमें कोई भी ग्लास रॉड या स्केल या कंघी इसमें टच करिएगा, तो आपको ये ऐसे ऐसा फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो दोनों फॉइल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेंगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो आई होप कि आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज और मास, ठीक है। तो मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज तक आप मास तो पढ़ते आए हैं, है ना। चार्ज आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है। तो मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ रहे हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिए। वैसे पीडीएफ पीपीटी पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, लेकिन आप अपने से भी इसकी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, जब मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उस एटम से चला गया तो वो पॉजिटिव बन गया है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम, तो मतलब उसका होल जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कब होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम है तो वो नेगेटिव हो गया। और ना अगर उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी को दिया है तो उसका चार्ज जीरो होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा उस केस में, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्या बोला है, चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी के अंदर चार्ज है ना, बॉडी की कितनी भी वेलोसिटी हो, मान लीजिए बॉडी के अंदर 1 कूलाम चार्ज है, तो बॉडी की कितनी भी वेलोसिटी हो उसका चार्ज 1 कूलाम ही रहेगा, ठीक है। इस साइड हम पढ़ना भूल गए थे, तो हम मास का देखते हैं। मास का पहला पॉइंट क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। मास हमेशा बॉडी का पॉजिटिव ही होता है। आप कभी दुकान जाएं और आप ये बोलें कि 2 किलो आलू दे दो, वो चलेगा, लेकिन अगर आप किसी को बोले -2 kg अनियन दे दो, वो चलेगा नहीं ना, -2 kg पटेटोस, ठीक है। क्योंकि मास को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, है ना, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी एज, ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें यह पता लगता है कि किस कोई बॉडी होती है ना, अगर उसका मास, अगर कोई बॉडी है अगर वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रही है, बहुत ही तेज वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका मास भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। बॉडी का कोई मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, वैसे ये पूरा अलग टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को हम ढंग से समझेंगे जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, लेकिन मैं बेसिक ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज ऐसा है कि हम चार्ज के टुकड़े नहीं कर सकते। अगर चार्ज होगा तो पूरा वन यूनिट होगा, ये पूरी 1 यूनिट है चार्ज की, ये पूरा 2 यूनिट है, हम 1.5 यूनिट चार्ज नहीं बोल सकते, ठीक है। हम चार्ज के टुकड़े नहीं कर सकते, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगी उसकी पूरी, 1 यूनिट होगी या तो 2 यूनिट होगी, 1.5 यूनिट चार्ज नहीं होगा, 1.25 यूनिट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज नहीं हो सकता, ऐसा क्यों होता है हम आगे चार्ज क्वांटाइज क्यों होता है ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टेब्लिश, ठीक है। मास का क्वांटाइजेशन अभी भी स्टेब्लिश करना बाकी है, ठीक है। क्योंकि मास देखो, मास हम आप चीजें लेने जाते हैं, 1.5 kg भी आप ले लेंगे, 1.25 kg भी आप ले लेंगे ना, तो ऐसा कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना वो हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है, किसी बॉडी का अगर चार्ज 1 कूलाम है ना, ठीक है, अगर वो क्लोज बॉडी है तो उसका चार्ज 1 कूलाम ही रहेगा। लेकिन मास में क्या होता है, मास कंजर्व नहीं होता, ठीक है। मास कंजर्व नहीं होता, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास एक थ्योरम पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही बोलता है कि मास कंजर्व होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास में तो हम पढ़ते हैं कि मास कंजर्व होता है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मास कंजर्व नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मास जो होता है ना वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, आपको पता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जो मास है ना वो कंजर्व रहेगा या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कंजर्व रहेगा, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो इलेक्ट्रिक चार्ज ही रहेगा और जितनी वैल्यू थी उसकी उतनी वैल्यू ही रहेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलती है, फिफ्थ पॉइंट बोलती है फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अकॉर्डिंग एज चार्ज आर अनलाइक और लाइक चार्जेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली यही मतलब है, देखो फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। फोर्स किसी दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स लग रहा है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है दोनों के बीच में या फिर रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। तो वही बोला, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी लाइक चार्जेस जो होंगे वो दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, मास के टाइम, मास के पार्ट में हम पढ़ेंगे तो मास में क्या लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। दो मासेस के बीच में जो हमेशा फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, ठीक है। वेयर एज जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज उसको हमने कवर किया। अभी हम अगले टॉपिक पे जाते हैं जो कि है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं हम इस बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर्स में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है।
इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने टाइटली पैक्ड है ये, है ना। तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल नहीं पाते। जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं कर पाते, वेयर एज कंडक्टर कैन इजिली, ठीक है, वेयर एज कंडक्टर कैन इजिली फ्लो कर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को इजिली फ्लो करवा पाते हैं और करंट इनके बीच में से ट्रांसमिट हो पाता है क्योंकि इनके इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो पहली बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एडिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। एडिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी है, अगर एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है 1 यूनिट, ठीक है। फिर एक और पॉजिटिव चार्ज है 1 यूनिट, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज है 1 यूनिट, ठीक है। कुछ नेगेटिव चार्ज भी है, मान लीजिए ये 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, फिर एक पॉजिटिव चार्ज और है 1 यूनिट का, फिर एक नेगेटिव चार्ज है 1 यूनिट का, ठीक है। तो अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है कि अगर मेरे को इस बॉडी का नेट चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 सबको ऐड कर दूंगा विद देयर साइंस, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे 1 पॉजिटिव है ना तो उसको लिख लूंगा 1 + 1 + 1, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिख लूंगा -2, फिर से +1 है ना +1, और ये फिर से -1 है तो -1। जब मैं इसको ऐड करूंगा ना 1 + 1 + 1 3, 3 - 2 कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2 - 1 1, तो उसमें नेट कितना चार्ज आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया नेट, ठीक है। तो हम अगर हमें किसी बॉडी का नेट चार्ज निकालना है तो हम उसको सिंपल क्या करें, जो जितना भी चार्जेस है ना उसमें सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि एडिविटी ऑफ चार्जेस इज अलाउड, ठीक है। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है, किसी बॉडी का चार्ज कंजर्व होगा। जब हमने अभी डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था मास और चार्ज के बीच में, तो हमने यही पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जो चार्ज किसी बॉडी में जितना है उतना ही चार्ज रहने वाला है, वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि चार्ज जो बॉडी का होता है क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। अब हम अगला अगले स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड क्या बोलती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि हम इसको आगे ढंग से पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये साथ साथ इसको नोट करते जाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all charges are the integral multiple of the basic unit of a charge of an electron proton represented by E, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है by virtue of which all free charges are the integral multiple of the basic unit of charge, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसका मतलब कोई भी अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है ना, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, of the basic multiple integral multiple of the basic unit of a charge of an electron proton, ठीक है। क्या बोला है, किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है ना, कितना होता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और प्रोटॉन में भी लगभग इतना ही चार्ज होता है, पता आपको, ठीक है। तो क्या बोला है, किसी इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी का ही बेसिक मल्टीपल चार्ज हो सकता है किसी बॉडी में। सपोज करते हैं अगर मैं इसको 1 यूनिट ले लूँ, मैं इस वैल्यू को अगर ले लूँ 1 यूनिट, ठीक है, मैं इस वैल्यू को अगर 1 यूनिट ले लूँ, तो किसी बॉडी में चार्ज कितना हो सकता है, 1 यूनिट चार्ज हो सकता है, 2 यूनिट चार्ज हो सकता है, 3 यूनिट चार्ज हो सकता है, 4 यूनिट चार्ज हो सकता है, 4.5 यूनिट चार्ज नहीं हो सकता। या फिर अगर मैं बोलूँ 3.25 यूनिट चार्ज किसी बॉडी में हो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 3.5 यूनिट चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए, है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 यूनिट चार्ज देगा। 0.25 के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दोबारा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी बॉडी में 3.5 यूनिट चार्ज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3.5 यूनिट चार्ज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 यूनिट चार्ज के लिए उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स।
0.5 यूनिट चार्ज के लिए उसको क्या चाहिएगा, एक आधा इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, और इलेक्ट्रॉन को हम आधा कर ही नहीं सकते, है ना। इसलिए कभी चार्जेस जो होते हैं ना ये पॉइंट्स में नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि चार्जेस जो होंगे वो इंट्रीगल मल्टीपल होंगे किसके, बेसिक वैल्यू, बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो किसी बॉडी में का जो चार्ज होगा वो इसी का ही मल्टीपल होगा, किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ढंग से समझ में आएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ये लिखा हुआ है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। तो क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या बोला, किसी बॉडी में 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, देखो किसी बॉडी में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मैंने क्या बोला, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एटम शुरू में न्यूट्रल रहता है ना। एटम शुरू में क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अब क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाके मैं आपको अलग से इसको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ समझो क्या बोला है, किसी बॉडी में 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है, अभी देखो किसी एटम है, ये एटम है, इसमें यहाँ न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज बाहर भी होगा, इसलिए न्यूट्रल है। अब क्या बोला, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 20 कैसे आए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और ऐसी 20 एटम्स थे उस बॉडी के अंदर, तो 20 एटम्स ने टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। अब बोला है कि उस बॉडी पे कितना चार्ज उस बॉडी ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने पर उस बॉडी में कितना चार्ज आ गया, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था कि चार्ज जो होता है ना किसी बॉडी का, वो इंट्रीगल मल्टीपल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, है ना। इसका इंट्रीगल मल्टीपल होता है क्योंकि ये जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज होता है, ठीक है। अब हमें कितना पता है, 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, उसमें कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 20। अब एक का इतना होता है तो 20 का कितना होगा, तो इसको हम सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक्स्ट्रा 20। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.6 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 10⁻⁻19, या फिर इसको और ढंग से अगर बोले तो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। तो यही यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 इंटू माइनस इतना, ठीक है। तो अगर हमें ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि वो नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ आंसर निकला था, तो हम यहाँ माइनस साइन, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं। तो हम इसको दिखाएंगे कि कितना चार्ज एक्वायर कर लिया उसने, माइनस। इसका मतलब क्या, इस माइनस का क्या मतलब क्या है कि उस बॉडी ने जो चार्ज एक्वायर किया है ना, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा, इसका मतलब उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर तब करेगा जब वो 20 इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा, है ना। अभी उसने क्या किया, 20 इलेक्ट्रॉन को उसको 20 इलेक्ट्रॉन मिले, क्योंकि एक्सेस है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब कौन सा चार्ज उसमें आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल ठीक इसका उल्टा है, सॉरी, अगला न्यूमेरिकल ठीक इसका उल्टा है। देखो क्या बोला, इज अ चार्ज ऑफ इतना कूलम पॉसिबल, बोला इतना कूलम चार्ज किसी बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व कीजिए। देखो क्या बोला है कि अगर किसी बॉडी में 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम अगर किसी बॉडी का चार्ज है, तो क्या वो बॉडी एग्जिस्ट करेगी, मतलब इतना चार्ज किसी बॉडी में होना पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता है, कोई भी किसी बॉडी का चार्ज होगा वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल होना चाहिए वो, है ना। क्योंकि फॉर्मुला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मुला जो होता है ना, वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Q इज इक्वल टू एन ई का मतलब क्या है, किसी बॉडी का जो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज किसी बॉडी में अगर Q नेट चार्ज है किसी बॉडी का, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज होता है उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई, ये एन क्या इंटीजर है, एन है क्या 1 2 3, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का अगर नेट चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन का अगर मान लें हम 1 यूनिट, एक यूनिट लेते हैं, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब किसी बॉडी का नेट चार्ज 1 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, 2.5 यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Q इक्वल टू एन ई से हमारे फॉर्मुला क्या मिला, यहां से अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से E है जो वो Q के नीचे ले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू Q अपॉन E,
है ना, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई आ गया। इसका मतलब क्या है, सॉरी ई है ना, इसका मतलब है कि अगर उस बॉडी में नेट चार्ज हमें पता हो कितना है ना, तो हम निकाल सकते हैं कि उस बॉडी में कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। ठीक है, अभी देखो हमने यही यहाँ पे फॉर्मूला अपनाया, तो Q इज इक्वल टू एन ई था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस E को नीचे भेज दिया, तो यहाँ से N इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई आ गया। ठीक है, क्यू अपॉन ई जब हमने किया तो Q हमें नेट चार्ज गिवन था इतना, और एक इलेक्ट्रॉन का जो E है उसकी वैल्यू इतनी होती है। जब हमने ऐसा रखा ना इसको, जब हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू है 36.25। इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉडी के अंदर, ये n हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये आंसर में बता रहा है कि उसके अंदर 36.25 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉडी के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन में 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, तो हमें इसका उल्टा यहाँ इस क्वेश्चन में करना था, हमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे 36.25 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी के अंदर, लेकिन क्या 36.25 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है? 36 तो पॉसिबल है, 0.25 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। 0.25 इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल होगा जब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का कोई हिस्सा कर पाए। इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट ही रहेगा ना, 0.25 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे? इसका मतलब है किसी बॉडी में इतना चार्ज होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एज एन इज नॉट एन इंटीजर, एन की वैल्यू 36.25 है, जो इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये इंटीजर होते हैं, है ना, लेकिन ये तो डेसिमल वैल्यू है। एज एन इज नॉट एन इंटीजर, दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो किसी बॉडी में इतना चार्ज कभी हो ही नहीं सकता, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको इतना एक्सप्लेन करके नहीं समझा रखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको उसको डिटेल में समझाया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सॉरी आपको थोड़ा कट गया होगा, स्क्रीन से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे अनदर के बाद लिखा है अनदर बॉडी। ठीक है, कॉन्टैक्ट बिटवीन, कॉन्टैक्ट की बात आई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऑब्वियसली ए शुड नॉट लूज एनी चार्ज बिकॉज इट इज नॉट इन, इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी बी। ठीक है, तो क्या बोला देखो, कॉन्टैक्ट सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या बोलता है, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन a charged body A imparts to another body B some charge of opposite sign without any actual contact between A and B। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में पता है क्या होता है, कोई एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप कर देती है बिना उसको छुए, बिना उसके साथ कांटेक्ट किए, किसी दूसरी बॉडी के अंदर अगर वो चार्ज डेवलप कर दे तो इसी को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल कैसे होगा, हम इस एग्जांपल में देखते हैं। देखो क्या है कि एक सपोज करते हैं ये ग्लास रॉड है। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, इसको हमने कहीं पे ढंग से रब किया, ये सिल्क क्लॉथ में रब किया या फिर अपने हेयर्स में रब किया, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस रॉड के अंदर, क्योंकि क्या हुआ जब हमने रब किया ना, तो एटम्स, जिसके एटम्स है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो एटम्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस रॉड के अंदर। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये ग्लास बॉल है, ये ग्लास बॉल है। ठीक है, ग्लास बॉल न्यूट्रल थी पहले, न्यूट्रल थी मतलब इसमें जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज भी था। अब क्या हुआ कि जब ये रॉड को ना हम इस बॉल के पास लाए, जब इस रॉड को इस बॉल के पास लाए, तो अब क्या होगा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज तो इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, धक्का देगा, है ना। तो पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब घुले हुए थे आपस में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में घुले हुए थे, लेकिन जैसी ग्लास रॉड आई, ये क्या करेगी, इन पॉजिटिव को धक्का देगी और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो आ जाएंगे ग्लास रॉड के पास और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ग्लास रॉड के दूर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया ना, तो क्या हुआ, सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, वो ग्राउंड में चले गए, अर्थ में चले गए। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, अर्थ में चले गए, क्योंकि अर्थ हैज नेगेटिव पोटेंशियल, अर्थ की नेगेटिव पोटेंशियल होती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज सब अर्थ में चला गया। अब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो उसमें कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज बचा ना, तो अब नेगेटिव चार्ज बचा, तो अब क्या होगा कि अब ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज हो गई ना, इसका मतलब, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उसमें था नहीं, पॉजिटिव चार्ज इसको कंजर्व, पॉजिटिव चार्ज इसको क्या बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, केवल नेगेटिव चार्ज रह गया। पहले तो जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, ये न्यूट्रल थी, लेकिन अब इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई, है ना। देखो अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया इस बॉडी में, इसका क्या मतलब है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इस बॉडी ने इसको छुआ भी नहीं, फिर भी इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है,
इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वो मैंने सिंगल बॉडी से समझाया था। अगर ये दो दो बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, अब क्या हुआ देखो यहाँ पे इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज था, दो बॉडी आपस में जुड़ी हुई थी, तो पहले पहले क्या था इन बॉडी में, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा घुला पड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पूरा घुला पड़ा था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा घुला पड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा घुला पड़ा था। फिर क्या हुआ, जैसे ग्लास रॉड आई तो ये वाली बॉल जो है इसके पास है ना, सारा नेगेटिव चार्ज इसमें शिफ्ट हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। अब हम दोनों बॉल को अलग अलग कर लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, अब क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इस बाउंड्री में आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस बाउंड्री में आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इन दोनों बॉडी के अंदर चार्ज आ गया, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी न्यूट्रल बॉडी से भी चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन हमने क्या किया, चार्ज ला सकते हैं, चार्ज ला सकते हैं, चार्ज ला सकते हैं, चार्ज ला सकते हैं विदाउट इवन टचिंग इट। ठीक है, उस बॉडी को बिना छुए भी हम उसके अंदर चार्ज ला सकते हैं, किस फिनोमेना के थ्रू, चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या है, इसको हम डिटेल में अगली जो हम अगला सेशन होगा उसमें ढंग से समझेंगे। अभी ऊपर ऊपर से हम केवल लॉ समझ लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको ना थोड़ा कूलॉम्स लॉ को खुद से थोड़ा पढ़िएगा, जब तक आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे थोड़ा पढ़ के आइएगा इसको, फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो हम ऊपर समझ लेते हैं कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पहला पॉइंट क्या बोलता है ये, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस, कोई भी 2 point चार्जेस है, सपोज करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें निकालना है। पहली बात तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना। ठीक है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो उनके बीच में रिपल्शन होता। ठीक है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, बस साइन का चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, और डायरेक्शन का चेंज होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है कूलॉम्स लॉ, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब या अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कुछ भी हो। ठीक है, force of interaction between any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges। ठीक है, सपोज करते हैं इसका जो ये चार्ज है ये है Q1 और ये चार्ज कितने हैं Q2। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, जो उनके पीछे फोर्स है ना ऑफ इंटरेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 इंटू Q2 के इंटू Q2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में r ले लूं, दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, 1/r स्क्वायर के। ठीक है, हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी तो यही करते थे, उसमें फोर्स पढ़ते थे ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम निकालते थे, तो हम बोलते थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, है ना, m1 m2 के। ठीक है, तो वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी जनरेट होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन का है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर के। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है, यही कूलम्स लॉ की इक्वेशन है ना, और कूलम्स लॉ किया है, ये कूलम्स लॉ ऊपर वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो k लगाया है, ये k क्यों लगाया है, जब प्रोपोर्शनलिटी का हमें साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमें हटाना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, वही ये कांस्टेंट k है। ग्रेविटेशनल के टाइम पे हमने क्या लगाया था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, उसमें हमने g लगाया था। इस केस में हमने क्या लगाया, k। इस k की वैल्यू क्या होती है, वेयर, यहाँ लिख लेता हूँ, वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये भी हमें लिख लेता हूँ,
एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम आगे आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। ठीक है, अगले जो सेशन होंगे उसमें हम एक धीरे धीरे करके चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, और जब चैप्टर को कंप्लीट होगा ना, जैसे हमने चैप्टर के बीच में हमने न्यूमेरिकल किया ना, ये ऐसे ही हम इसमें न्यूमेरिकल करते रहेंगे। आप इसको ढंग से रिवाइज किए करिएगा, और आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी होगी ना, तो आप उसको नीचे मैसेज में पिन कर दीजिएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए इसके लिए जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल पाए और आप कुछ भी क्वेरीज कर पाएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इस बारे में। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं आगे आने वाली वीडियोस और वीडियो बनाऊंगा, और टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा एक डिस्कशन के लिए। ठीक है, तब तक आपको अगर पर्सनल कुछ पूछना है मुझसे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर तो आपको दे ही दूंगा। व्हाट्सएप नंबर में आप कोई भी क्वेरी है उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, और क्या बोलते हैं, इसको रिवाइज करते रहिए। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो आपको एफर्ट कैसा लगा मेरा, आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें, इसको बनाने में। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे 4 घंटे अगर इस वीडियो को बनाने में लगे हैं, तो कम से कम 40 लड़कों पे तो ये वीडियो पहुंचे ही पहुंचे। ठीक है, 40 के बाद 400 4000 पे पहुंचेगी तो और अच्छा लगेगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।